वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, एक हेडिंग लगाओ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये आपके केमिकल बॉन्डिंग का सबसे मतलब बेसिक थ्योरी जो था लुईस थ्योरी, और ये दूसरा थ्योरी है इस चैप्टर से। ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके बाद हम पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो 4 थ्योरी इस चैप्टर में है। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जो आगे आप 11th 12th पूरा जो 2 साल केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो, तो ये उसका बेसिक रहेगा। आपको इसमें से बहुत सारे चीजें ऐसा पता चलेगा जो कि आपको 2 साल तक हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा हेल्प करते रहेंगे। ओके, हाइब्रिडाइजेशन आप सीखोगे जो कि आपको ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रहता है। फिर आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना सीखोगे, जैसे आपने लुईस थ्योरी में मेरे साथ थोड़ा सीखा था, अभी आप और अच्छे से सीखोगे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन, रिपल्सन, बहुत चीजों के बारे में अभी आप सीखने वाले हो। तो हेडिंग लगा दो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इसमें पहला पॉइंट हम क्या लिखते हैं ना, हिस्ट्री लिखते हैं थ्योरी का। तो इस थ्योरी में क्या हिस्ट्री है ना, हिटलर एंड लंदन। अरे भाई वो हमारा ये जर्मनी वाला हिटलर नहीं, अलग हिटलर है। तो हिटलर एंड लंदन इन 1927। ओके, ये थ्योरी हिटलर एंड लंदन के द्वारा दिया गया था 1927 में। और वापस इसमें डेवलपमेंट किसने किया था ना, पाउलिंग और स्लेटर। पाउलिंग का नाम सुना है? पीरियोडिक टेबल जो जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा है, पाउलिंग का नाम सुना होगा। पाउलिंग ने क्या दिया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, फ्लोरीन का 4.0। और स्लेटर का नाम पढ़ा, सुना है? स्लेटर्स रूल पढ़ाया था आपको। क्या बच्चे कुछ भी पुरानी चीजें याद नहीं रखते, ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? ऐसे मत करो, मैं तो भूल जाता हूँ, आप भी भूल जाओगे तो पढ़ाएगा कौन, मतलब पढ़ेगा कौन? अभी देखो, तो ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हमें कुछ पोस्टुलेट्स देखने हैं। तो पोस्टुलेट्स कहां पर दिया जाता है ना, एक थ्योरी को प्रूव करने के लिए, या फिर एक थ्योरी को अपना थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देने के लिए, और एक जो उसका लॉजिक है वो देने के लिए हमें हर एक थ्योरी में कुछ पोस्टुलेट्स देने पड़ते हैं। अगर आप आए और कुछ बोल दिए कि ये वाला चीज ऐसा होता है, तो ऐसे बोल देने से नहीं काम चलेगा भाई। आपको कुछ पोस्टुलेट लिखना पड़ेगा जिसका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड होगा। तो इन्होंने भी कुछ पोस्टुलेट्स लिखे। क्या पोस्टुलेट्स लिखे? अरे देखो, थ्योरी और लॉ के बीच डिफरेंस पता है ना आप लोगों को, मैंने पहले क्लास में बताया था। बताओ थ्योरी और लॉ के बीच डिफरेंस। बताओ बताओ, कोई भी आप में से थ्योरी और लॉ के बीच डिफरेंस बताओ। अरे ये वाला पार्ट जो है बहुत स्लो लेंगे, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे तो आप नहीं समझ पाओगे। कोई भी आप में से बताओ भाई, सो गए क्या सब? सौम्य रंजन बताओ, थ्योरी और लॉ के बीच क्या डिफरेंस है? ओके, सौम्य रंजन को नहीं आता। गिरिजा, निशीत, सरोज, सुमित, कोई भी बता दो भाई। क्या आप लोगों को इतना भी नहीं आता थ्योरी और लॉ के बीच डिफरेंस? Sir, the explanation of a phenomenon is called scientific theory. हाँ, और लॉ, लॉ क्या होता है? Sir, law description of an observed phenomenon. कहां से पढ़ के बता रहे हो, गूगल से? देखो, थ्योरी क्या होता है ना, जहां पर आपके पास थियोरिटिकल बैकग्राउंड है, मतलब आपके पास राइटिंग्स है, रेफरेंस है, बट उसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है। ऐसे याद रखो, उस चीज का कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है। मैं अगर यहाँ पर आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता रहा हूं, तो उसका कोई भी मैं प्रैक्टिकल प्रूफ आपको नहीं दिखा सकूंगा, अगर आप मुझे पूछोगे तब भी। बट लॉ क्या होता है ना, लॉ में एक थियोरिटिकल बैकअप होता है, तो होता है थियोरिटिकल बैकअप होता है। जैसे यहाँ पर पोस्टुलेट है, लॉ में भी कुछ थ्योरीज होते हैं, थियोरिटिकल बैकअप होता है, प्लस उसके साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, जैसे मैंने आपको बोला था अवोगाड्रोस लॉ, वहां पर आपने मैंने आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाया था। फिर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा अच्छे से, बहुत सारे लॉ पढ़ेंगे, गे लुसाक लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रोस लॉ।
वगैरह वगैरह सब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। वहां पर आप देखोगे लॉ कैसे हम प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं, हमारा वहां पर प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा एप्लीकेशन है उसका। बट जो थ्योरी है उन सबका इतना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अभी तक नहीं बना। अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन निकल गया तो ये थ्योरी नहीं रहेगा, ये लॉ बन जाएगा। समझ रहे हो सौम्या? समझ लो, समझ रहे हो? कहीं पर हिंट लिख लो। अभी लिखो पोस्टुलेट्स। तो ओवरलैपिंग ऑफ टू डिस्टिंक्ट एटॉमिक ऑर्बिटल ईच हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ना, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं और एक के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे के पास और एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ऐसे जाके ए और बी के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। हाँ कि नहीं? ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल और ये इसका एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे। हाँ कि नहीं? एक वेन डायग्राम जैसा बन गया। ओके, फिर द प्रोसेस ऑफ ओवरलैपिंग विथ रिलीज इन एनर्जी दिस मेक्स द रिजल्टिंग बॉन्ड स्टेबल, हेंस द ओवरलैपिंग रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन एनर्जी। तो जो ओवरलैपिंग होता है, अगर वो बॉन्डिंग ओवरलैपिंग हुआ तो वो डिक्रीज इन एनर्जी करेगा, मतलब मॉलिक्यूल को स्टेबल करेगा, मॉलिक्यूल को स्टेबल करेगा। अरे देखो भाई, दुनिया में हर कोई स्टेबल होना चाहता है, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, एटॉम हो, कुछ भी हो, या फिर इंसान भी होना कहीं। तो सबको स्टेबल होना चाहिए। तो जहां पर कम एनर्जी लेवल रहेगा वहां पर वो स्टेबल होगा। तो एनर्जी लेवल अगर घट रहा है तो स्टेबिलिटी जनरली बढ़ेगा। तो ये बेसिक चीज आपने दिमाग में रख लो। फिर द ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म ए सिंगल मर्ज्ड ऑर्बिटल। ओके, दिस न्यूली फॉर्म्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्बिटल और लोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये दोनों के बीच जो न्यूली फॉर्म्ड ऑर्बिटल बना, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्बिटल और लोकलाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोकलाइज्ड क्यों बोले ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसका भी पार्ट है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसका भी पार्ट है, दोनों इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इनको बोले हम लोकलाइज्ड। फिर both electrons from the atomic orbital occupy the bond orbital have opposite spin। अगर इसका स्पिन प्लस हाफ हुआ तो इसका स्पिन माइनस हाफ होगा। प्लस हाफ माइनस हाफ हमने कहाँ पढ़ा था? पीरियडिक में पढ़ा था, एटॉमिक में पढ़ा था। तो इसका स्पिन अगर प्लस हाफ हुआ तो इसका स्पिन माइनस हाफ होगा। Each electron now belong to opposite atomic nuclei। तो the overlapping results in the increase in energy electron density। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। इस जगह पर दो इलेक्ट्रॉन, पहले एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुआ। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड द न्यूक्लियाई ऑफ द एटॉम एक्ट एज मेजर बाइंडिंग फोर्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर बाइंडिंग फोर्स क्या है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम। फिर ऑपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं भाई? एक प्लस हाफ, एक दूसरा हाफ। तो यहाँ पर ये प्लस हाफ और माइनस हाफ एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। आप प्लस माइनस मत समझ के ऐसे सोचो, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है घंटे के हिसाब से और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों आपने खुद के स्पिन मोमेंटम को, रोटेशन को ये कैंसिल कर रहे हैं या फिर न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अगर आप प्लस हाफ माइनस हाफ से समझोगे तो भी समझ सकते हो, पर ऐसे नहीं कि प्लस हाफ माइनस हाफ पर्टिकुलर एमती कोई बनी हला। तापरे फिर द एक्सटेंशन सजेस्टेड बाय पाउलिंग एंड स्लेटर। तो स्लेटर पाउलिंग ने क्या एक्स्ट्रा ऐड किया? ये तो हमारा हिटलर और लंदन का थ्योरी था। यहाँ पर स्लेटर और पाउलिंग ने और 3 पॉइंट ऐड किए ना। द स्ट्रेंथ ऑफ द केमिकल बॉन्ड, the strength of the chemical bond formed depends on the extent of overlapping। greater is the extent of overlapping, stronger is the bond form and larger is the bond energy। फिर the overlapping to take place, the participating atomic orbitals must have valence electrons। valence electrons होना चाहिए, पॉइंट को अंडरलाइन करो, लिखो अपने कॉपी में। फिर the overlapping of the orbitals with the directional electron cloud like p orbital results in stronger bond। तो अगर p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुआ तो बॉन्ड स्ट्रांग होता है। उसके ऊपर अभी मत जाओ, ये जो कंक्लूजन है अभी मत अच्छे से समझो कि बिकॉज कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, कौन सा ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगा, कौन सा बॉन्ड वीक होगा, ये हम आगे धीरे धीरे जब सारे थ्योरी पढ़ जाएंगे तब हमें अच्छे से पता चलेगा। ओके, तो हमें VBT के हिसाब से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर निकालना है। H2 कैसे बनता है भाई? एक हाइड्रोजन एटॉम दूसरे हाइड्रोजन एटॉम के साथ मिलके H2 बनता है। तो कंसीडर एक हाइड्रोजन एटम Ha और दूसरा हाइड्रोजन एटम Hb, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो इसका न्यूक्लियाई है Na और इसका न्यूक्लियाई है Nb। इसके इलेक्ट्रॉन का नाम है Ea और इसका इलेक्ट्रॉन का नाम है Eb।
तो ये दोनों जब आ रहे हैं अपने तरफ, इन लोगों में कैसा कैसा ओवरलैपिंग पॉसिबल है। अकॉर्डिंग टू VBT ये लोगों के बीच अट्रैक्शन कहां कहां होगा, आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव रिपल्सन होता है अट्रैक्शन, और नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव 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 बताओ रिपल्सन। फिर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, अगर नहीं पता है तो कॉपी में लिखो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन। तो क्या क्या अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं हमारे पास ना, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन, एक है खुद के न्यूक्लियस और खुद के इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन, और दूसरा है दूसरे के न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन। सिमिलरली बी का न्यूक्लियस और ए के इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन। रिपल्सिव फोर्स क्या है ना, ए का न्यूक्लियस बी का न्यूक्लियस, ए का इलेक्ट्रॉन बी का इलेक्ट्रॉन। तो इन लोगों के बीच एक डायग्राम आप कैसे बना सकते हो ना, न्यूक्लियस तो अपने जगह सेम रहेगा, बट ये ए का इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर गया तो बी का इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा। तो ये है ओल्ड फोर्सेस, ये है ओल्ड फोर्सेस, और ये है न्यू फोर्सेस। तो न्यू फोर्सेस का मतलब ये जो है अट्रैक्टिंग फोर्स है जो कि नया बना है, और ये ओल्ड फोर्सेस मतलब ये जो अट्रैक्शन था ये पहले से था, ये जो अट्रैक्शन था ये पहले से था। तो आपको देखो अगर ये दोनों को हम कंबाइन करना चाहेंगे, दोनों हाइड्रोजन एटॉम को, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह पर लाना पड़ेगा, डिलोकलाइज करना पड़ेगा। तो कैसे हम वो करेंगे, कैसे हम वो करेंगे ना, आपको अगर थ्योरी में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, क्या ना द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, जो फोर्स से ये अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन हो रहा है ये दोनों के बीच, ये पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। और पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज करता है जब ये लोग का अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है। एंड द स्टेट इज रीच्ड व्हेन द एटॉम आर क्रिटिकल डिस्टेंस आर नॉट, जब क्रिटिकल डिस्टेंस आर नॉट हो जाता है तभी जाके हमारा बॉन्ड फॉर्म होता है। जब एक एटॉम और दूसरे एटॉम के बीच जो क्रिटिकल डिस्टेंस आर नॉट, मतलब इतने डिस्टेंस में अगर वो दोनों क्लोज आ गए तो हमारा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तब हमारा जाके बॉन्ड बनता है, तब हमारा जाके बॉन्ड बनता है। तो अभी देखो ऐसा कुछ फंडा यहाँ पर हो रहा है, आइसोलेटेड एटम्स, फिर ये दोनों अप्रोच करते हैं और यहाँ पर क्रिटिकल डिस्टेंस के वक्त इन लोगों का बॉन्ड बनता है। और बॉन्ड बनता है, यहाँ पर देखो पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो एक्स एक्सिस में ये अगर डिक्रीज करता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करता है। देखो इस तरफ पूरा सबसे लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी में हमारा बॉन्ड फॉर्म होने का चांसेस सबसे ज्यादा है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ पर जो भी आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिखोगे, बिकॉज यहाँ पर जितने भी चीजें लिखे गए हैं सारी चीजें सच नहीं है, मतलब सारी चीजें परफेक्टली सच नहीं है। तो it is clear from the core that two H atoms, when they are held at a distance r naught smaller than the energy of individual H atom, therefore the H atom constitute a stable group called hydrogen molecule, and the critical distance r naught corresponds to the bond length. तो जो r naught है वही हो जाता है आखिर में बॉन्ड लेंथ, मतलब एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस का डिस्टेंस। ये है HA का न्यूक्लियस और ये है HB का न्यूक्लियस। अगर ये दोनों बॉन्डेड हैं तो ये दोनों जो डिस्टेंस है इसको हम बॉन्ड लेंथ बोल सकते हैं, पिछले क्लास में बॉन्ड लेंथ पढ़ा था, या फिर हम इसको बोल सकते हैं आर नॉट। तो देखो यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन को तोड़ के H2 गैस को तोड़ के HH एटॉम निकालना चाहते हो तो इसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी, 1 मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी। तो यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी होगा 435.8 किलोजूल पर मोल। ओके, तो ये लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड लेंथ लिखो 74 पिकोमीटर। सारे जितने इंपॉर्टेंट डाटा है मैं आपको बताता रहूंगा, तो ओरी मत हो, इतना डाटा देख के ओरी मत हो। रिएक्शन ये तो नॉर्मल रिएक्शन ही आपने बच्चों में देखा था 9th 10th में। ओके, तो जो भी हायर चीजें आएंगी या फिर जो भी नए नए डाटा आएंगे तो मैं यहाँ पर आपको रिमाइंड करता रहूंगा, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से लिख लो भाई लोग, फिर आगे चलते हैं। मैंने दिखा दिया कि हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड हो रहा है, पर कैसे हो रहा है, क्या ओवरलैप कर रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन किसके पास रह रहा है, ये सब तो मैंने कुछ नहीं बताया।
अभी मैं बताऊंगा इन सब के बारे में, ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहा है, ये सब अभी हम पढ़ेंगे। ओके, क्या बोरिंग लग रहा है, थ्योरी थ्योरी ज्यादा हो रहा है? देखो, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग पॉसिबल है ऐसे, कुछ कुछ पॉजिटिव ओवरलैप्स होते हैं, कुछ नेगेटिव ओवरलैप होते हैं। देखो, अगर पॉजिटिव ओवरलैप हुआ तो पीजेड के बीच हो सकता है। अगर पीजेड के बीच नेगेटिव ओवरलैप भी हो सकता है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है, पर इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उल्टा पर है। तो यहाँ पर देखो पीजेड और एस के बीच ओवरलैपिंग हो सकता है, इसको हम बोलेंगे सिग्मा, बिकॉज ये एक्सियल ओवरलैपिंग है, ये एक्सियल ओवरलैपिंग है, इसको हम बोलेंगे सिग्मा। सिमिलरली इसको हम बोलेंगे पाई, बिकॉज ये परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग है, इक्वेटोरियल ओवरलैपिंग है, इसको हम बोलेंगे पाई, इसको हम बोलेंगे पाई, इसको हम बोलेंगे पाई। और ये देखो जीरो ओवरलैपिंग, मतलब ये बॉन्ड बन ही नहीं रहा है, नो बॉन्ड। जीरो ओवरलैपिंग हुआ तो नो बॉन्ड होगा ना। तो ये सारे केस जल्दी से अपने कॉपी में ड्रॉ करिए। आपको मैं 3 मिनट का टाइम देता हूँ भाई लोग, 3 मिनट का टाइम देता हूँ, जल्दी से पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप को ड्रॉ कीजिए। फिर हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में जाएंगे, एसएस, एसपी और पीपी। ये जो आप लोगों ने ड्रॉ किया वही यहाँ पर हमें और एक बार पढ़ना है। एसएस ओवरलैपिंग क्या होता है, एसपी ओवरलैपिंग क्या होता है, पीपी ओवरलैपिंग क्या होता है। देखो यहाँ पर अगर एक एस और एस ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग होता है, ये हमेशा के लिए सिग्मा ओवरलैपिंग होता है या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग होता है, और इसको हम बोलते हैं एसएस ओवरलैपिंग। और देखो, अगर एक एस और एक पी में लीनियर ओवरलैपिंग होता है, इसको भी हम बोलते हैं सिग्मा, और ये होता है एसपी सिग्मा बॉन्ड, और ये होता है एसएस सिग्मा बॉन्ड। फिर यहाँ पर अगर P और P के बीच एक्सियल ये वाला होता है, ये वाला केस, अगर पीजेड और पीजेड के बीच एक्सियल अपना बॉन्ड बनता है तो उसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, पीपी सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली पाई बॉन्ड कैसे बोलेंगे ना, अगर इक्वेटोरियल ओवरलैपिंग हुआ। देखो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है, और अपना एक्सिस कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये सा अगर ओवरलैपिंग हुआ इसको हम बोलेंगे पीपी ओवरलैपिंग। तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है ना, पी वाई और पी एक्स, ये दोनों पाई बॉन्ड देते हैं। पीजेड गलती से लिखा है, पी एक्स लिख लो भाई, पीजेड में नहीं देता, पीजेड सिग्मा बॉन्ड देता है। ओके, तो पाई bonds always follow sigma bond, thus the double bond contain one pi and one sigma। अगर एक ही बॉन्ड है तो उसको आप बोलोगे सिग्मा बॉन्ड, अगर दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, अगर 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई, अगर 4 बॉन्ड है तो एक सिग्मा 3 पाई। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो सिग्मा पाई, गिनो, यहाँ पर गिनो। और ये बेंजीन है, इसको आप पहचानते हो ना, बेंजीन है ये, तो बेंजीन में नंबर ऑफ सिग्मा नंबर ऑफ पाई गिनो। हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा, ये देखो ये बेसिक रूल है, सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा, डबल में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल में एक सिग्मा 2 पाई, ट्रिपल में एक सिग्मा 2 पाई। तो यहाँ पर देखो गिनो, नंबर ऑफ पाई और सिग्मा सेम आ रहे हैं, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है 8, और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी 8 है। तो यहाँ पर आप बेंजीन में सिमिलरली चेक करिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पर दिख रहे हैं 1 2 3, ये 3 पाई बॉन्ड है, बाकी जितने बचे वो सब सिग्मा है। तो आपको सिर्फ गिनना है, आपको सिर्फ गिनना है। तो अभी हम H2 मॉलिक्यूल को समझ सकते हैं। कौन कॉल कर रहा है, आप में से कोई कॉल कर रहा है क्या, या फिर दूसरा बच्चा कोई कर रहा है, देखते हैं। तो अभी हम H2 मॉलिक्यूल को समझने के सिचुएशन में आ गए हैं, कैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। बिकॉज पहले हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल था, ये 1s और ये भी 1s, ये है Ha का और ये है Hb का। तो इन लोगों के बीच कैसा ओवरलैपिंग होता होगा, ये 1s है, ये 1s है, एक्सिस ड्रॉ करो, और इन लोगों के बीच कैसे ओवरलैपिंग होता होगा, SS सिग्मा ओवरलैपिंग, SS सिग्मा ओवरलैपिंग। तो यहां पर बनता है H2 मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड अकॉर्डिंग टू VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से, ये आपको दिमाग में डाल देना है कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से। अभी F2 मॉलिक्यूल देखो, F2 मॉलिक्यूल में भी सिंगल बॉन्ड बनता है, तो कैसे सिंगल बॉन्ड बनेगा, देखो पीजेड का लीनियर ओवरलैपिंग हो रहा है, पीजेड और पीजेड में ओवरलैपिंग हो रहा है। यहाँ पर कहाँ कहाँ से ओवरलैपिंग कर रहा है, पीएक्स और पीएक्स में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, कोई बात नहीं।
और यहाँ पर px और py में O2 मॉलिक्यूल में px और py में ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना रहा है, py और py में, और px और px ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। सिमिलरली यहाँ पर नाइट्रोजन में देखो, एक पाई बॉन्ड कहां से बना रहा है ना, px और px का ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना रहा है, ओके। और यहाँ पर देखो py का ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बना रहा है। ये एक सिग्मा बना दिया px और px ओवरलैप करके। ये उसका मॉलिक्यूलर डायग्राम, ये उसका वैलेंस बॉन्ड मेथड का मॉलिक्यूलर डायग्राम। क्या होता है ना, नाइट्रोजन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, px py pz। तो आपका सिग्मा बॉन्ड कहां पर बनता है ना, px और px के बीच, py और py, pz और pz के बीच पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर देखो, ये तो हो गए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मतलब एक टाइप के एटॉम्स होंगे। 4 होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हमने देखे, H2, N2, O2, F2। ये सारे आपके कॉपी में होना चाहिए, मुझे ये सारे आपके कॉपी में होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास तक मेरे पास फोटो या फिर पीडीएफ पहुंच जाना चाहिए, ओके। सीरियसली अभी से पढ़ना शुरू करो। और आपका जो इंटरनल के बारे में हमने बात किया था, प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में, वो तो आप लोग भूल ही गए, बता ही नहीं रहे हो, काम करना पड़ेगा ना। तो मैं आपका प्रोजेक्ट अभी डिजाइन कर रहा हूँ, क्वेश्चन सबके लिए अलग अलग क्वेश्चन होगा, तो कोई किसी से कॉपी नहीं कर पाएगा, खुद को काम करना पड़ेगा। तो आपका प्रोजेक्ट सबको पर्सनली मैसेज में मिल जाएगा, जितने भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, ओके। कोई किससे चीटिंग नहीं कर पाएगा, इंटरनेट से चीटिंग करो बट कोई अपने दोस्तों से चीटिंग नहीं कर पाएगा। द 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर sp ओवर लैप ऑफ H and N एटम। आप में से कितने लोगों को पावर पॉइंट चलाना आता है, लैपटॉप में हो या फिर फोन में हो, आप में से कितने लोगों को पावर पॉइंट चलाना आता है, बताओ। तो यहाँ पर देखो 3 बॉन्ड बनते हैं, वो फिर 3 सिग्मा बॉन्ड, कैसे ना, sp ओवरलैपिंग। तो sp ओवरलैपिंग में सब होते हैं लीनियर, तो किसको आता है पावर पॉइंट चलाना, और किसको आता है। तो यहाँ पर देखो, तो ये हाइड्रोजन का 1s, और ये 1s, ये 1s, ये 1s, और ये p, ये p, ये p। तो जिसको पावर पॉइंट चलाना नहीं आता, उसको सिंपल कैसे कॉपी में बनाना पड़ेगा ना, वर्ड में बनाना पड़ेगा, अपना प्रोजेक्ट वर्ड में बना के सबमिट करना पड़ेगा। जिसको पावर पॉइंट आता है तो वो स्लाइड में हमारे क्लास में प्रेजेंट करेगा, नहीं तो जिसको आता है नहीं आता है, आपको सीखना पड़ेगा भाई, सबको सीखना पड़ेगा। जगन, देवानंद और नीतीश, ये सबको आता है, तो आता है सारे बच्चों को। और जिसको नहीं आता है, दोस्तों से सीख के क्लास में प्रेजेंट करना। ज्यादा टाइम का नहीं भाई, 2 मिनट 3 मिनट टाइम मिलेगा सबको। और अपना जो 3-4 स्लाइड बनाए होंगे, मुझे आपको एक छोटा सा टॉपिक, मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक दूंगा, भाई आपका टॉपिक ये है, तो आपको उसमें से मेरा जो नोट्स है या फिर हमने जो मटेरियल से पढ़ाया है, या फिर आपको इंटरनेट से कहीं से भी सोर्स मिल रहा है, एनसीईआरटी बुक, कुछ भी, तो आपको उसको पावर पॉइंट में भरना है, टाइप करना है, डायग्राम वगैरह वगैरह जितना रंग बिरंग डाल सकते हो वहां पर, और 1-2 मिनट का आपको प्रेजेंटेशन देना है। वही बहुत ही सिंपल चीज है, बट सिर्फ आप लोगों के लिए, एक्सपीरियंस के लिए ये सब किया जा रहा है। अगर हमारा लैब चलता तो आपको कितना कुछ करना पड़ता, मतलब प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वगैरह वगैरह मेंटेन करके आप थक जाते, पर यहाँ पर एक छोटा सा काम दिया जाता है, तो होप आप लोग सब उसे इंटरेस्टिंगली करोगे। तो यहाँ पर NH3 को कौन कौन समझा ना, यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड बनता है, कैसे ना, नाइट्रोजन के 3 p के साथ, ये 1s, ये और एक हाइड्रोजन का 1s, और ये और एक हाइड्रोजन का 1s। तो 3 H के साथ एक नाइट्रोजन के 3 p एटम के p ऑर्बिटल के साथ 3 हाइड्रोजन के 3 1s ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। वो कैसे ओवरलैप करते हैं ना, sp ओवरलैप। देखो एक s ऐसा और एक p ऐसा, इन लोगों का लीनियर ओवरलैप होता है। तो ये कैसे ओवरलैप होने के बाद बनेंगे ना, ऐसे कुछ बनेंगे, हाँ कि नहीं। ओवरलैप होने के बाद ऐसे कुछ बनेंगे। भाई मेरा ड्राइंग यहाँ पर बहुत खतरा बन रहा है, आप अच्छे से बनाना अपने कॉपी में, ओके। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो बताओ। तो ये तो हमारा वीबीटी का बात किया, पर वैलेंस बॉन्ड अप्रोच के बाद एक नया चीज सामने आया कि हाइब्रिडाइजेशन का सर कॉन्सेप्ट क्या है। किसी ने बोला कि अगर एक मीथेन एटम में 4 टाइप्स के बॉन्ड बन रहे हैं, 4 टाइप्स के मतलब एक SS बन रहा है, और एक SPX बन रहा है, और एक SPY बन रहा है, और एक SPZ बन रहा है, बिकॉज कार्बन के 4 ऑर्बिटल हैं और 4 हाइड्रोजन के 4 1s ऑर्बिटल हैं। तो ऐसे 4 टाइप्स के बॉन्ड बना के उनको स्टेबल करना जितना मुश्किल होगा, अगर हम एक नए कॉन्सेप्ट का सहारा ले, जिसका नाम है कि हाइब्रिडाइजेशन, उसमें हम क्या कर सकते हैं ना, ये जो चारों ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करके एक टाइप के ऑर्बिटल बना सकते हैं।
फिर इन लोगों के साथ ये 1s ऑर्बिटल इजीली आके बॉन्ड बना सकता है। अगर हम एक s और 3p को मिला के एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए और वो की सारे sp3 ऑर्बिटल सेम एनर्जी में हो, सारे sp3 ऑर्बिटल सेम एनर्जी में हो, सेम एनर्जी में हो, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उसको हम बोलेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो ग्राउंड स्टेट में क्या होता है और एक्साइटेड में स्टेट में क्या होता है। तो देखो दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। अगर ग्राउंड स्टेट में हम देखें तो थोड़ा मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, मैं आपको ग्राउंड स्टेट दिखाना चाहता हूँ कार्बन का। तो कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटा? 6, आपने पढ़ा है 6। तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होगा 1s2 2s2 2p2। बट अगर ये एक्साइट हुआ तो ये जो 2s इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा हायर एनर्जी लेवल में और ये हो गया अपना एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर देखो 4 सिंगल ऑक्यूपाइड या फिर 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स और ये 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये पूरा कोवेलेंट बॉन्ड का परफेक्ट कंडीशन है। एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ दूसरा हाफ फील्ड ऑर्बिटल सिग्मा ओवरलैपिंग करेगा तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा मीथेन मॉलिक्यूल में। तो ये फैक्ट सही है कि 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, पर 4 सिग्मा बॉन्ड ऐसे नहीं बन रहे हैं, ऐसे नहीं बन रहे हैं, ऐसे नहीं बन रहे हैं। यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया हाइब्रिडाइजेशन का, यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया हाइब्रिडाइजेशन का, और जो यूज होता है अपने अमोनिया में भी, ऊपर हमने जो अमोनिया पढ़ा वहां पर भी यूज होता है। तो साइलेंट फीचर्स क्या है हाइब्रिडाइजेशन का ना, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेटेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेटेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड सिमिलर शेप, ये भी इंपॉर्टेंट है। And the hybridized orbital are more effective in forming stable bonds than the pure atomic orbital, ये भी अच्छा पॉइंट है। और ये आखिरी पॉइंट आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पर मिनिमम रिपल्सन होता है हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल में, और स्टेबिलिटी के लिए हम हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रीफर करते हैं रियल ऑर्बिटल से, एटॉमिक ऑर्बिटल से हम हाइब्रिड ऑर्बिटल को ज्यादा प्रीफर करते हैं। आगे फिर देखिए इंपोर्टेंट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। इंपोर्टेंट कंडीशन क्या होता है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस सेल ऑफ एटॉम आर हाइब्रिडाइज्ड। अगर वैलेंस सेल में एटॉम नहीं होंगे, ऑर्बिटल नहीं होंगे, तो वो हाइब्रिडाइज नहीं होंगे। अगर आप बोलोगे कि मैं 1s ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करूंगा तो वहां पर पॉसिबल नहीं। देखो द एटॉमिक ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन मस्ट हैव स्मॉल डिफरेंस इन एनर्जी, मस्ट हैव स्मॉल डिफरेंस इन एनर्जी, एंड द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन prior to hybridization. The promotion of electron is not essential condition to prior to hybridization. And it is not necessary that only half-filled orbitals participate in hybridization. In some cases, even filled orbitals of valence or vacant orbitals can take part in hybridization. In some case, filled orbital or valence or vacant orbital can take part in hybridization. तो ये सच नहीं है कि हमेशा हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्ट लेंगे, कभी कभी वैलेंस वैकेंट ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेते हैं। तो कौन कौन से टाइप के हाइब्रिडेशन हमारे पास पॉसिबल है? पहला जो पॉसिबल है एस ऑर्बिटल, एस और पी, एक एस और एक पी में हाइब्रिडेशन होना। तो यहाँ पर 50% एस कैरेक्टर और 50% पी कैरेक्टर। इसका एक एग्जाम्पल देखिए आप लोग, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा ना 180 डिग्री, बिकॉज बेरिलियम H2 में, BeH2 में हमें ऐसा कुछ मिलता है और बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। और यहाँ पर देखो बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट है, ये बेरिलियम का एक्साइटेड स्टेट है। तो ये जो दोनों ऑर्बिटल जो 2s और एक 2p या फिर 2px, ये दोनों मिलके 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, और जहां पर 2 हाइड्रोजन आके ऐसे लग जाते हैं, जहां पर 2 हाइड्रोजन आके ऐसे लग जाते हैं। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है, यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसका हाफ फील्ड और उसका हाफ फील्ड बना के फुल फील्ड बन जाते हैं, इसका हाफ फील्ड उसका हाफ फील्ड मिला के फुल फील्ड बन जाते हैं। और इसका देखिए मॉलिक्यूलर डायग्राम यहाँ पर दिया गया है, इसका डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। क्या होता है ना, ये 2s ऑर्बिटल बेरिलियम है, ये 2pz ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम है, और इन दोनों के बीच sp हाइब्रिड बनता है ऐसा कुछ। और ये जो sp हाइब्रिड में यहाँ पर इस तरफ एक H एटम लगता है, मैंने जो बताया बाद में आके H एटम लगता है, और यहाँ पर एक H एटम लगता है। ये देखो बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री। अरे एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? एक स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये मॉलिक्यूल लीनियर है या फिर स्ट्रेट लाइन में है, ये मॉलिक्यूल लीनियर है या फिर स्ट्रेट लाइन में है। सिमिलरली sp2 को अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक s और 2 p, तो यहाँ पर s कैरेक्टर कितना होगा ना 33% और p कैरेक्टर 67%। इसके एग्जाम्पल कितने हैं ना, bf3, bcl3, bh3, alcl3 वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, इनका बॉन्ड एंगल आता है जनरली 120 बॉन्ड एंगल आता है, पर बॉन्ड एंगल वैरी करता है डिफरेंट केसेस में। ये आपका सबसे सिंपल एग्जांपल है BCl3 का।
BCl3 में क्या होता है ना, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, जब मैं एनर्जी देता हूं तो ये जो 2s इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भाग आता है, अगर यहाँ पर भाग आया तो 3 ऑर्बिटल्स हमें मिले, दो, एक s और 2 p, तो ये तीनों मिला के 3 sp3 ऑर्बिटल बनाए। मैंने आपको पहले स्टेटमेंट में क्या बताया था ना, हाइब्रिडाइजेशन में जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्ट लेते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 तीन एटॉमिक ऑर्बिटल पार्ट लिए तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दिए, हाँ कि नहीं। तो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात। और यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना आता है ना, 180 डिग्री। और देखो ये स्ट्रक्चर BCl3 का ये स्ट्रक्चर देखो, रूम में जाके सॉरी घर में बैठ के ये PDF खोल के ये वाला स्ट्रक्चर आपने कॉपी में बना देना भाई। ओके, फेयर नोट तो होगा ना सबका, रफ नोट में सब मत लिखना, फेयर नोट भी रखो। फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर क्या होता है ना, s कैरेक्टर होता है 25%, p कैरेक्टर होता है 75%, और बॉन्ड एंगल एक अजीब सा बॉन्ड एंगल आता है 109.28 डिग्री। ये आपको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देता है। टेट्राहेड्रॉन कैसे बनता है ना, ऐसे कुछ 1 2 3 4 एटम्स ऐसे रहेंगे और इन लोगों को सारे एजेस को ज्वाइन कर दो, ये हो गया एक टेट्राहेड्रॉन। ओके, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है, इन लोगों के बीच एंगल रहता है। अभी हम मीथेन मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, तो मीथेन मॉलिक्यूल को समझाने के लिए ये वाला हाइब्रिडाइजेशन परफेक्ट है। देखो यहाँ पर ये ग्राउंड स्टेट था और ये s इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में यहाँ तक चला गया और ये हो गया अपना एक्साइटेड स्टेट। तो ये जो चारों ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके 4 हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल बनाते हैं, बिकॉज 1 s और 3 p मिले हैं। तो ये जो 4 हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल देखो सब हाफ फिल्ड हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अभी जो अपना इनकमिंग हाइड्रोजन है, जो 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं, उनको आके बॉन्ड बनाने के लिए बहुत ही आसान होता है। और ये देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल sp3 ज्योमेट्री में, टेट्राहेड्रल sp3 ज्योमेट्री में अपना मीथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। ये देखो डिफरेंट साइज ऑफ द डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीजेस, आज sp ऑर्बिटल सबसे छोटा होता है, उसके बाद sp2 ऑर्बिटल बड़ा होता है, उसके बाद sp3 ऑर्बिटल और बड़ा होता है। ओके, ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको और एक बार इसको खुद पढ़ना होगा, खुद से नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। और देखो हायर हाइब्रिडाइजेशन भी होते हैं, हमने क्या आपको सिखा दिया ना, sp sp2 sp3 जो आपके फर्स्ट ईयर में है, मैंने आपको इतना ही सिखा दिया। अभी आपके एनसीईआरटी बुक में ये सब है और वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। dsp2 sp3d sp3d2 sp d2 sp3 sp3d3 sp3d4 और sp3d5। d ऑर्बिटल में कितने हैं, d और सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं, d सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं, अरे भाई कुछ तो याद रखो, पुराने चीजें सब भूल जाते हो। तो ये और 5 ऑर्बिटल हैं d सबसेल में। तो ये टेबल भी आपके सारे कंप्लीट नोट्स के बाद ये वाला टेबल रहना चाहिए, आज तक जितना कुछ पढ़ाया गया है। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि बॉन्डिंग के सारे जो आज का क्लास का नोट और प्रीवियस क्लास का नोट आप लोग एक अच्छा सा एक PDF बनाओ, एडोब स्कैन वाला आप डाउनलोड करो, उसमें सारे फोटो को 1 बाय 1 अटैच करो, पेज नंबर वाइज जितना आप कंप्लीट करते हो, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, नहीं मैं इतना कंप्लीट कर रहा हूँ और सर को मैं भेज पाऊंगा। और एडोब स्कैन में एक ऑप्शन होता है, आप एक बार PDF बनाने के बाद भी वहां पर आप पेज ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो वो सब एडोब स्कैन में ही ये वाला सुविधा मिलता है। तो एडोब स्कैन वाले आपको अपने फोन में रखो और नोट्स बना के मुझे भेजते रहो, पर्सनली भेजो, ग्रुप में भेजो, जैसे बना के भेजते रहो, आपके करेक्शन में करता रहूंगा। कुछ बच्चे भेजते हैं, करेक्ट करवाते हैं, बट बाकी आप कोई नहीं करते। ओके, तो पर्सनली नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो बच्चे भेजते हैं उनको धन्यवाद, जो नहीं करते हैं तो करना शुरू करो अभी। और एडोब स्कैन आप यूज करो, ऐसे फोटो भेजने से दिक्कत होता है चेक करने के लिए, एडोब स्कैन आप यूज करो, आपके लिए और हमारे लिए सबके लिए अच्छा होगा। और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे BA-CPR थ्योरी के बारे में। अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन खत्म किया, अब d ऑर्बिटल वाले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, फिर BA-CPR थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। ओके, d ऑर्बिटल वाले हाइब्रिडाइजेशन और BA-CPR थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और क्वेश्चंस कुछ करेंगे, और अगले क्लास में ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर बॉन्डिंग का आखिरी पार्ट रहेगा जो सबसे डिफिकल्ट माना जाता है केमिकल बॉन्डिंग का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसके बाद कुछ बच्चों का छोटा छोटा थ्योरी पार्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह वगैरह, वो सब आपका हो जाएगा। प्लीज आप ये तीनों जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद वेस्पर थ्योरी और अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे अगर टाइम हुआ तो ये सबको आप जरूर से अच्छे से कंप्लीट कीजिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिए 1 बाय 1। जितने भी एग्जाम्पल हम करवा रहे हैं वही सब एग्जाम में आता है, उससे ज्यादा नहीं आता। और एनसीईआरटी में भी इतने ही एग्जाम्पल हैं। ओके, तो एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो कीजिए। जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है नेट में खोजिए, अगर नेट में नहीं मिलता है तो मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों।
क्लास क्लियर करते हैं, और कुछ पूछना है तो